हेलो माय डियर फ्यूचर चैटर्स, माय नेम इज सीए अक्षय मंत्री। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, दैट इज इको ज्ञान बाय एके। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए जो है वो मॉडल टेस्ट पेपर्स फॉर इकोनॉमिक्स अपलोड कर रखे हैं। 3 मॉडल टेस्ट पेपर्स हमने डिस्कस किए थे, जिसकी लिंक मैं आपको यहाँ पे भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4 के बारे में, है ना। इसके बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन अगर मैं तुमको दे दूं तो ये है कि इसके अंदर एमटीबी में आपका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके ऊपर इन्होंने टोटल 59 क्वेश्चंस पूछे, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर इन्होंने टोटल 41 क्वेश्चंस पूछे। एंड उसके अंदर भी इन्होंने जो रॉन्ग दिए हैं, दैट इज क्वेश्चंस और आंसर्स रॉन्ग है। ऐसे टोटल 6 क्वेश्चंस आंसर्स यहाँ पे जो है मुझे रॉन्ग लग रहे हैं, है ना। अभी आईसीआई ने इसके लिए क्लैरिफिकेशन तो लाना ही चाहिए कि ये सही है या गलत है, बट देखते हैं ये क्लैरिफिकेशन कब आता है। बट तब तक के लिए जो मेरा कॉन्सेप्चुअली बेस बोल रहा है वो ये है कि ये कुछ क्वेश्चंस गलत है। क्यों गलत है इसका मैं आपको रेफरेंस मॉडल टेस्ट पेपर्स के मतलब क्वेश्चंस का रेफरेंस आपके बुक के साथ भी दे दूंगा, जहां से प्रूव होता है कि जो बात इन्होंने बोली वो बिल्कुल भी क्या है, गलत है। जो आंसर्स इन्होंने दिए वो बिल्कुल भी गलत है, राइट। यस, तो आज हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4। आई होप आप लोग ये सारी वीडियोस देख रहे हैं, तो जरूर वीडियो को लाइक भी कीजिए, वीडियो में कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। देखो, आपके जो कमेंट आ रहे हैं ना, वो कमेंट मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, और उसीलिए मैं आपको जो है वो मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4 और आगे वाले सारी मॉडल टेस्ट पेपर्स देने वाला हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो में भी कमेंट कर दीजिए क्या, वी वांट मोर मॉडल टेस्ट पेपर्स और वी वांट ऑल द मॉडल टेस्ट पेपर्स। तो एग्जाम के पहले मैं जरूर आपके लिए सारे ही मॉडल टेस्ट पेपर्स जो है वो लॉन्च कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ में। विद इन 60 टू 70 मिनट्स आपका ये सारा खत्म हो जाएगा, फटाफट चालू करते हैं। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एग्जिस्ट एट, स्केर्सिटी का मतलब होता है कमी, है ना। तो आपकी रिसोर्सेज की कमी कौन से लेवल पे आती है, माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे, या दोनों भी लेवल पे। तो एक्चुअली रिसोर्सेज की कमी जो है वो हर जगह पे है ना। किसी का भी मन कभी भरता है क्या? नहीं, हर जगह पे लोगों को कमियां ही लगती है। तो माइक्रो एज वेल एज माइक्रो दोनों भी लेवल पे आपको क्या दिखाई देता है, रिसोर्सेज की कमी महसूस होती है। पेज नंबर 1.16 के ऊपर आपको ये बात बोला है, दैट स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एग्जिस्ट एट ऑल द लेवल्स, है ना। ये एक सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन चुका है ना। सेकंड क्वेश्चन इसके ऊपर ही है, दैट इज सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है। चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 2 पेज नंबर 1.16 के ऊपर ही सेम आपको बोला है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो 4 होता है, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, एंड व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पे आपको 3 सवाल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, एंड ऑल ऑफ द अबव। ये आपका सही जवाब बन जाता है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे आपका न्यू है, ठीक है। एक्चुअली मॉड्यूल में इसका कोई रेफरेंस नहीं है, बट इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, है ना। अभी सर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये टॉपिक कहाँ से रिलेट करता है? चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2, जहाँ पे अपन इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, ये सारी बातें पढ़ते हैं, वहां से इसका लिंक बनता है ना। अभी इंडिफरेंस कर्व क्या होता है सर? ऐसा कर्व जो अपने को बता रहा है कि डिफरेंट लेवल, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स जो आपको सेम आउटपुट देते हैं, है ना, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स को रिप्रेजेंट करने वाला होता है आपका इंडिफरेंस कर्व, है ना। बजट लाइन होता है अलग अलग कॉम्बिनेशंस ऑफ योर इनपुट्स जो सेम बजट में बैठते हैं। वैसे ही आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है जो आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट यूज करके आप सेम आउटपुट, आप सेम नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे प्रोडक्शन कर सकते हो, है ना। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ये आपको एक तो डाउनवर्ड स्लोपिंग भी होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होगा। एक यूनिट ज्यादा लोगे तो दूसरा क्या लोगे, कम लोगे, जिससे आउटपुट कितना आ जाए, सेम आ जाए। और दूसरा ये जो पीपीसी कर्व होता है ना, ये होता है बिल्कुल भी कॉन्केव टू ओरिजिन, है ना। अपन ने पढ़ा था व्हाट इज कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। कॉन्वेक्स होता है ऐसा और कॉन्केव होता है इस तरीके से। तो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन यहाँ पे ये होता है। सो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है सर? बोथ ए एंड बी यहाँ पे आपके क्या बन जाता है, सही बन जाते हैं, है ना। ये पॉइंट अपन ने यहाँ पे समझा है, ओके। यस, चलो नेक्स्ट पॉइंट अपने को यहाँ पे समझना है, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज द बेसिस ऑफ। अभी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अगेन कहाँ पे आता है सर? ये चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 2 को बिलोंग करता है। पेज नंबर 1.16 के ऊपर अगर आप आते हो तो आपको पता चलेगा दैट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होता है ना। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अगेन एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना, जो हर एक लेवल पे क्या है, अवेलेबल होती है ना। यस, देखो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये सब क्या है, ये सब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होता है। क्या बनाए, किसके लिए बनाए, क्यों बनाए, है ना। तो ये क्या है, ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे बोला। नेक्स्ट, मार्जिनल यूटिलिटी इज डैश व्हेन टोटल यूटिलिटी डिमिनिशेस। देखो इतना सिंपल सवाल है, चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 पेज नंबर 2.53 के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा जब आपका टोटल यूटिलिटी डिमिनिश होता है, तो है ना। जब टोटल यूटिलिटी डिमिनिश होता है तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होना चाहिए, ये सिंपल यहाँ पे सवाल इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया। देखो होता क्या है,
टोटल यूटिलिटी जो है ना वो आपकी इनिशियली होती है इंक्रीजिंग और मार्जिनल यूटिलिटी होता है आपका बिल्कुल भी डिमिनिशिंग, है ना। और टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम हो जाएगी एमयू हो जाएगा 0, और टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम से फॉल करने लगती है, डिमिनिश होने लगती है, तब आपका एमयू हो जाता है निगेटिव, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए आपका निगेटिव, जो आपका पेज नंबर 2.53 के ऊपर भी आपको देखने को मिल सकता है ना। यस, पेज नंबर 2.53 पे आते हैं, देखो ये क्या बोला है यहाँ पे, व्हेन TU starts decreasing, decreasing माने diminishing, MU becomes negative, है ना। यस, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, marginal utility is negative when टोटल यूटिलिटी डिमिनिशेस, है ना। बट यहाँ पे आईसीआई ने जो आंसर दिया है ना, दैट इज इन्होंने बोला यहाँ पे होता है पॉजिटिव, जो बिल्कुल भी क्या है, गलत है। इतना सा सिंपल सवाल था, आईसीआई ने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, गलत कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ द बजट लाइन। बजट लाइन क्या इंडिकेट करता है, बजट लाइन आपको बताता है कि आपका जो भी पर्टिकुलर प्राइस है, उस प्राइस के अंदर आपको दोनों भी यूनिट्स यानी कि एक्स और वाई कितने कितने मिल सकते हैं, दो इनपुट्स आपको कितने मिल सकते हैं, ये आपको बताता है। आपका पेज नंबर यूनिट नंबर 2 चैप्टर 2.67 पेज नंबर से आंसर बिलोंग करता है ना, जिसको अपन प्राइस रेशियो बोल सकते हैं ना। ये आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है कि दो इनपुट्स आपके पर्टिकुलरली किस प्राइस में आने वाले है। सो बजट जो है वो बजट यहाँ पे आपको बताता है, बजट लाइन, कि भाई दोनों इनपुट जो है वो आपके क्या प्राइस में बैठने वाले हैं, ये बताने वाला होता है आपका बजट लाइन, ठीक है। सो यहाँ पे अपन इसको बोल सकते हैं बजट लाइन इंडिकेट्स द प्राइस रेशियो, कि एक्स और वाई का दोनों का कितना क्वांटिटी आने वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 7, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स मेक्स द डिमांड। देखो अगर बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स किसी प्रोडक्ट के अवेलेबल हो जाएंगे तो उसकी डिमांड कैसी होगी, तो अपने को देखने को मिलता है ये होता है बिल्कुल भी मोर इलास्टिक। चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 2.35 के ऊपर अगर आप आते हो तो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा, है ना। चलो आ जाते देखते हैं क्या बोलता है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, है ना। व्हेन गुड्स हैव टिपिकली क्लोज और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, उनका डिमांड कैसा होगा, हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व उनका होता है। वाइडर द रेंज ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी, यानी कि मोर इलास्टिक यहाँ पे अपनी डिमांड होने वाली है, ऐसा अपन बोल सकते हैं क्या, यस, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द टोटल प्रोडक्ट इज 100 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर 4 एवरेज प्रोडक्ट विल बी, यानी कि एपी आपको पूछा है, एपी का फॉर्मूला क्या होता है, टीपी डिवाइडेड बाय एन, तो आपका टीपी कितना है 100 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा 25, तो ऑप्शन आ गया आपका भी। चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 को बिलोंग करता है ये क्वेश्चन, ठीक है। पेज नंबर 3.23 पे आपको इसका फॉर्मूला मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग, जब कभी भी आपका एवरेज कॉस्ट फॉलिंग होता है एमसी के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है। चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2 का ये सवाल है ना, 3 पेज नंबर 3.43 के ऊपर आते हैं, आपको वहां पे ये सवाल का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। यस, देखो पूछा क्या है कि एसी फॉलिंग होगा तब क्या होगा। देखो एसी फॉलिंग है, एसी माने क्या सर, एसी माने आपका एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। जब कुछ भी नहीं बोला है तो क्या अज्यूम करना है, एवरेज टोटल कॉस्ट। जब आपका एवरेज टोटल कॉस्ट फॉलिंग होगा तब आपका मार्जिनल कॉस्ट कैसा है, देखो मार्जिनल कॉस्ट भी उस टाइम पे फॉलिंग है क्या, यस। क्या ये बिलो एसी है क्या, यस, है ना। और एसी जब राइजिंग होता है क्या एमसी उसके ऊपर है क्या, यस। और जब तक ये फॉलिंग है तब तक हमेशा एमसी उसके नीचे ही है क्या, यस, यस और नो, है ना। देखो ना ये एमसी है, ठीक है, ये हमेशा उसके बिलो ही है क्या, यस। इसके लिए इन्होंने क्या बोला है, व्हेन एवर एसी इज फॉलिंग आपका एमसी क्या होगा, उसके बिलो होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या बन जाता है, बिल्कुल भी सही बन जाता है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ टिपिकल बिजनेस साइकिल, ठीक है। टिपिकल बिजनेस साइकिल कौन से सिचुएशन में डिस्क्राइब हो रहा है ना। अगेन चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 5.4 पे आपको इसका आंसर मिलेगा, जो आईसीआई ने यहाँ पे गलत कर दिया है, ठीक है। अभी एक्चुअली इसका ऑप्शन क्या दिया है, देखो इकोनॉमिक एक्सपेंशंस आर फॉलोड बाय कॉन्ट्रैक्शंस, क्या कॉन्ट्रैक्शन के बाद में एक्सपेंशन आता है, यस बिल्कुल आता है, ठीक है। इन्फ्लेशन इज फॉलोड बाय राइजिंग इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन के बाद में क्या इनकम बढ़ जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा क्या, नहीं, इन्फ्लेशन में उल्टा क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, ऐसा अपन बोल सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एक्सपेंशंस आर फॉलोड बाय इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। क्या इकोनॉमिक एक्सपेंशंस और मतलब ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक एक्सपेंशंस क्या इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद होगी, डेवलपमेंट के बाद होगी, या स्टैगफ्लेशन इज फॉलोड बाय द इन्फ्लेशनरी ग्रोथ, कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो एक्चुअली ना यहाँ पे आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर करेक्ट। इकोनॉमिक एक्सपेंशन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन से क्या होने वाले, फॉलो होने वाले। पेज नंबर 5.4 पे अपन चलते, आपको वहां पे चीज दिखाई देगी, देखो एक्सपेंशंस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस के बाद में आते है ना, यस। ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्सपेंशंस आर फॉलोड बाय द कॉन्ट्रैक्शंस। बट आईसीआई ने यहाँ पे बोला है कि ऑप्शन भी आपका सही है कि इन्फ्लेशन इज फॉलोड बाय द राइजिंग इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और बहुत ज्यादा इनकम मतलब राइजिंग इनकम होगी तो क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन आ जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है भाई, इनकम भी बढ़ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट भी, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे भी अगेन आईसीआई ने गलत दे दिया, ठीक है। दो सवाल गलत हो गए। थर्ड, लॉ ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट इंक्लूड, देखो लॉ ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 को बिलोंग करता है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन को। सो कौन सा उसमें इंक्लूडेड नहीं है, कौन से लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल। देखो ये जो दोनों लॉ है ये आपके कौन से होते हैं, शॉर्ट टर्म वाले होते हैं, ये होता है आपका
लॉन्ग रन वाला लॉ, तो कौन सा नहीं है, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स वाला लॉ आपका लॉ ऑफ प्रोडक्शन से बिलोंग नहीं करता। तो क्वेश्चन नंबर 12, डिमांड कर्व इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपका डिमांड कर्व कैसा होगा, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 का सवाल है, पेज नंबर 4.53 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आ जाते पेज नंबर, देखो क्या बोला है ना। कभी भी आपका जब भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ना, आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है तो क्या होगा, फर्म इज फेस विद डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व फॉर इट्स प्रोडक्ट, लेस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट अगर वहां पे होंगे कॉम्पिटिटर्स है तो मोर इलास्टिक आपका कर्व हो सकता है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे सही कौन सा है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग मोर इलास्टिक डिमांड कर्व यहाँ पे आपका होता है इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑप्शन नंबर सी सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, स्टेजेस इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी कि शॉर्ट टर्म वाला जो आपका लॉ है, चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 को बिलोंग करता है, पेज नंबर 3.25 के ऊपर इसका आपको आंसर मिलेगा कि कितने स्टेजेस होते हैं सर, तो टोटल 3 स्टेजेस होते हैं लॉ ऑफ, इसके अंदर देखो स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, जिसको अपन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ जो है आपका डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स अपन जिसको बोलते हैं है ना। ये 3 स्टेजेस अपने को यहाँ पे दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल भी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, प्राइस इन अ कोल्यूसिव ओलिगोपोली, कोल्यूसिव ओलिगोपोली मतलब जहां पे सब लोग जो है वो मिलके कोल्यूड हो रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, ऐसे यहाँ पे प्राइस कौन डिसाइड करता है, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 का सवाल है। अगेन पेज नंबर जो है वो आपका यहाँ पे बनता है, पेज नंबर 4.57 के ऊपर आ जाओ, पेज नंबर 4.57 पे अपन आते हैं, जहां पे अपने को कोल्यूसिव ओलिगोपोली के बारे में बताया है ना। कोल्यूसिव ओलिगोपोली में क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे हर एक फर्म जो है वो मिल रहे हैं, कोल्यूजन कर रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, और कितना इनको प्राइस डिसाइड करना है, आउटपुट करना है, वो लोग डिसाइड कर रहे हैं, बट यहाँ पे प्राइस डिसाइड करने का काम होता है प्राइस लीडर का, राइट, यस। तो प्राइस लीडर जो होगा ना वो यहाँ पे प्राइस डिसाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 15, रैशनल ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड इज, रैशनल ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड मतलब लॉ ऑफ डिमांड को सही करने वाले ऐसे कौन से रीजंस है अपने को बताने है ना। चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 2.14 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, दैट इज रैशनल बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड, है ना। देखो क्या क्या बोला है, सबसे पहला पॉइंट बोला है दैट इज द प्राइस इफेक्ट, जिसके अंदर 2 पॉइंट आते हैं, एक होता है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एक होता है आपका इनकम इफेक्ट, है ना। और आपके बाद में लेट्स से अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स, डिफरेंट यूजेस, मैक्सिमम यूटिलिटी वाला बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, ये सारे उसके रीजंस हैं, ठीक है, रैशनल्स ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, है ना। सो प्राइस इफेक्ट ऑफ द फॉल इन प्राइस, डिफरेंट यूजेस, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव का यहाँ पे सही बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्योर मोनोपोलिस्ट इन द लॉन्ग रन कैन मेक प्योर प्रॉफिट ड्यू टू, देखो प्योर मोनोपोलिस्ट मतलब जो बिल्कुल भी मोनोपोली है जिसका, है ना, उसको फायदा होगा लॉन्ग रन के अंदर, क्यों होगा, ये यहाँ पे इन्होंने पूछा है, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 का सवाल है। एक्चुअली प्योर मोनोपोलिस्ट ऐसा कॉन्सेप्ट इन्होंने कहीं दिया नहीं है, बट यहाँ पे पूछ लिया है, ठीक है। क्या हाई सेलिंग प्राइस की वजह से होगा, या एडवर्टाइजिंग की वजह से होगा, या लो एलएससी की वजह से होगा, या ब्लॉक्ड एंट्री की वजह से होगा। देखो लॉन्ग रन के अंदर जब कोई भी मोनोपोलिस्ट जा रहा है, इसका मतलब वो सबसे कम से कम में अपना प्रोडक्शन कर रहा है ना, जो उसका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो बिल्कुल भी क्या है, लो है, इस वजह से उसको होने वाला प्रॉफिट क्या है, बिल्कुल भी मैक्सिमम होता है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका क्या होता है, बिल्कुल भी सही बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। स्पेकुलेटिव गुड्स एक्सेप्शन है, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज एक्सेप्शन है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द प्राइस एक्सेप्शन है, एंड इनकम इफेक्ट उसका बिल्कुल भी एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि इनकम इफेक्ट जो है वो एक्सेप्शन में नहीं आता, इनकम इफेक्ट इज एक्चुअली अ रैशनल बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड, यहाँ पे उन्होंने बोला है ना। तो अभी इसमें से सर कौन सा सही है, चारों के चारों भी एक्चुअली एक्सेप्शन बन नहीं रहे, है ना। तो यहाँ पे इनको पूछना क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सेप्शन, क्योंकि इन्होंने आंसर जो सही दिया है वो दिया दैट इज इनकम इफेक्ट। अभी इनकम इफेक्ट सही कब है, जब ये एक्सेप्शन कौन सा नहीं है ऐसा पूछेंगे तब जाके ये सही बन जाएगा, तब तक ये बिल्कुल भी सही है क्या, नहीं है। चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 को ये क्वेश्चन बिलोंग करता है, यहाँ पे इनको नॉट लिखना जो इन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया, है ना। यस, ये पॉइंट अभी अपने को देखो ना, क्योंकि इनकम इफेक्ट अभी अपन ने डिस्कस किया रैशनल बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड के अंदर, कि लॉ ऑफ डिमांड इस वजह से क्या होता है, सही हो जाता है ना। तो इनकम इफेक्ट यहाँ पे आंसर नहीं बनता है, यहाँ पे नॉट आना चाहिए था जो इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया है ना। 3 क्वेश्चन अभी तक अपन ने पढ़े जो ऐसे ने गलत दिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को बड़ा ही अच्छा लग रहा है, आपको सही से समझ में आ रही है, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है क्या। तो जरूर आपके दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करो, उनका भी फायदा होना चाहिए, उनको भी सारे एमटीबीज के जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाने चाहिए कि कौन से आंसर आईसीआई ने यहाँ पे गलत दिए है ना। यस, बढ़ते हैं हमारे 18th क्वेश्चन के ऊपर कि इनोवेशन ये जो थ्योरी है ये किसने बताया। चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, पेज नंबर 3.12 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि इनोवेशन ये जो थ्योरी है ये आपके स्कम्टर ने आपको बताई। किसने बताई, स्कम्टर ने बताई। एंटरप्रेन्योर वाले पॉइंट में अपन ये चीज पढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट,
ग्लोबलाइजेशन इंडिकेट डैश बिटवीन द कंट्रीज। देखो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होगा, सभी ही जो कंट्रीज है वर्ल्ड की वो क्या हो जाएगी, एक जगह आ जाएगी, इंटीग्रेट हो जाएगी, है ना। तो ग्लोबलाइजेशन आपको क्या बताता है कि रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन द कंट्रीज आपको रिप्रेजेंट हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज नॉट द एक्सटर्नल कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल चैप्टर नंबर 5 से बिलोंग करने वाला ये सवाल है कि कौन सा आपका एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल कॉज नहीं है। एक्सटर्नल कॉज कौन से है सर, वॉर, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी शॉक, नेचुरल फैक्टर्स एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, ये आपके एक्सटर्नल कॉजेस है। कौन सा नहीं है आपको फाइंड आउट करना है। टेक्नोलॉजी शॉक है क्या, यस। पॉपुलेशन ग्रोथ है क्या, यस। मनी सप्लाई नहीं है। टेक्नोलॉजी शॉक अगेन डबल दिया है यहाँ पे, ट्वाइस सिंगल पॉइंट अपने को दिया है ना। बी और डी बिल्कुल भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, ये आपका मनी सप्लाई जो है ये एक्सटर्नल नहीं, ये बिल्कुल ये इंटरनल कॉज है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल भी गलत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, जीडीपी इंक्लूड्स। देखो जीडीपी में क्या आया था, जीडीपी के अंदर वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आती है, इंटरमीडिएट गुड्स आते हैं क्या, नहीं आते। ठीक है, कहां बोला है सर, चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 6.3 के ऊपर आपको ये चीज इन्होंने समझाई है। चलो जल्दी से आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, है ना। जीडीपी क्या होता है, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री विद इन अ गिवन पीरियड, है ना। जितने भी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है वो यहाँ पे आती है, यानी कि फाइनल बट नॉट इंटरमीडिएट गुड्स अपन यहाँ पे जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनल गुड और सर्विस। किसको फाइनल गुड और सर्विस बोलेंगे, ये सवाल सेम एमटीबी 2 क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था, वहां पे आंसर था हेयर कट, एक्सप्लेनेशन वहां पे दे रखा है ना। चलो नेक्स्ट, ट्रांसफर पेमेंट किसे बोलते हैं। ट्रांसफर पेमेंट माने क्या सर, जिसके लिए अपन ने पैसे तो दिए बट उससे कोई सर्विस अपने को मिल रही है क्या, नहीं। उससे कुछ प्रोडक्शन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इसको अपन ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं। चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 6.19 के ऊपर अगर आप आते हो तो आपको इसका आंसर जो है वहां पे मिल जाएगा, है ना। पेज नंबर 6.19 पे आते हैं, फटाफट ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है ये आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। थोड़ा ज्यादा आ गए अपन, थोड़ा सा पीछे चलते, चलो पेज नंबर 6.19 के ऊपर आ जाओ। यस, देखो ट्रांसफर पेमेंट किसे बोलेंगे, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, पेंशंस, जो कि क्या है बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किए जाते है ना, उसको अपन ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं। ओके, सो ट्रांसफर पेमेंट्स क्या है, दिस आर एक्सक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द जीडीपी बिकॉज दे डू नॉट रिफ्लेक्ट द करंट प्रोडक्शन। इससे ऐसा कोई प्रोडक्शन होता है क्या, नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल भी सही है ना। नेक्स्ट, वैल्यू एडेड रिफर्स टू। वैल्यू एडेड किसको बोलेंगे, वैल्यू एडेड मतलब क्या है, पेज नंबर 6.16 के ऊपर आ जाओ, जहां पे आपको वैल्यू एडेड क्या होता है ये समझाया जाएगा। देखो वैल्यू एडेड मतलब मेथड मेजर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर एंड कंसोलिडेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच इंडस्ट्री लेस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। मतलब क्या है सर, सिंपली जो भी आपका फाइनल प्रोडक्ट है माइनस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का जो वैल्यू उसको माइनस कर दो, तो जो भी डिफरेंस बच रहा है ना, दैट डिफरेंस इज नथिंग बट योर वैल्यू एडिशन, है ना। यस, तो डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ फर्म्स आउटपुट एंड द वैल्यू ऑफ द इनपुट दैट हैज प्रोड्यूस्ड परचेस्ड फ्रॉम अदर्स, इसको अपन क्या बोलते हैं, वैल्यू एडिशन बोलते हैं। ओके, यस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल भी सही है। पर्सनल इनकम इज मोस्ट लाइकली टू एक्सीड नेशनल इनकम। पेज नंबर 6.11 चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1 का ये सवाल है कि आपका जो नेशनल पर्सनल इनकम है वो नेशनल इनकम को एक्सीड कब करेगा, है ना। सो जब कभी भी अपन यहाँ पे बोल सकते हैं पर्सनल इनकम एक्सक्लूड्स जो है आपका कॉर्पोरेट इनकम टैक्स वगैरह है ना। सो जब कभी भी आपके नेशनल इनकम रिसेशन या डिप्रेशन वाला पीरियड होता है ना, तब आपकी पर्सनल इनकम क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है कंपेयर टू द नेशनल इनकम। क्यों, क्योंकि सर वहाँ पे ना लोगों को टैक्स कम भरना पड़ता है। इन केस ऑफ रिसेशन लोग टैक्स कम भरते हैं तो ज़्यादा पैसा उनके पास में बच जाता है ना। देखो नेशनल इनकम इज नॉट द सम ऑफ पर्सनल इनकम बिकॉज पर्सनल इनकम इंक्लूड्स ट्रांसफर पेमेंट विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द नेशनल इनकम। रिसेशन इन जैसे सिचुएशंस के अंदर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा क्या करती है, ट्रांसफर पेमेंट्स लोगों को देती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस लोगों को देती है, इस वजह से लोगों की पर्सनल इनकम तो बनती है लेकिन ये सारी चीजें नेशनल इनकम में नहीं आती, इसके लिए वो क्या होती है, कम हो जाती है ना। तो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ रिसेशन और डिप्रेशन आपका पर्सनल इनकम ज्यादा होता है कंपेयर टू नेशनल इनकम, क्योंकि वहां पे आपकी ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है, इंक्लूडेड होती है इन केस ऑफ पर्सनल इनकम, बट नेशनल इनकम में होती है क्या, नहीं होती। ठीक है, यस। चलो नेक्स्ट, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज स्क्यूड टुवर्ड्स कमर्शियल बैंक्स विद नो इंटरडिपेंडेंस ऑन एनबीएफसी। क्या अपन ऐसा बोल सकते क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक्स पे डिपेंडेंट है, एनबीएफसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो बिल्कुल भी डिपेंडेंट है। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 27, अमंग द फॉलोइंग कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन व्हिच वन हैज बीन गिवन बाय द एडम स्मिथ। देखो अभी कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन मतलब क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन। अभी प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन एक्चुअली कहीं पे दिए ही नहीं है ना। चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 1 को बिलोंग करते, बट इनका कहीं पे एक्चुअल इन्होंने आंसर दिया है क्या, नहीं दिया, है ना। तो सर कौन सा कैनॉन जो है वो एडम स्मिथ ने बताया, तो इट इज कैनॉन ऑफ इक्विटी जो है एडम स्मिथ ने आपको बताया है। पेज नंबर 7.4 के ऊपर इसका छोटा सा रेफरेंस जो है वो इन्होंने यहाँ पे दिया है, वहां पे अपन चलते हैं
और देखते हैं क्या बोलते हैं। देखो एडम स्मिथ ने जो अपने को कुछ रिसोर्स अलोकेशन के रोल बताए हैं, है ना, नेशनल डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट वगैरह, तो ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ से ही उठाई है कि भाई कैनन ऑफ प्रिंसिपल इक्विटी भी इन्होंने यहाँ पे बोला है, ठीक है। यस, एज सच इसका कोई रिलेवेंस मतलब एक्चुअल वर्डिंग्स इन्होंने मॉड्यूल में दिए नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 28, क्वांटिटी ऑफ डॉलर सप्लाइड विल डिक्रीज, है ना, ये सेम क्वेश्चन एमटीबी 1 क्वेश्चन नंबर 43 मैंने वहां पे डिस्कस किया था कि जब कभी भी क्वांटिटी ऑफ डॉलर सप्लाई कम हो रहा है, इसका मतलब कम लोग जो है वो यूएस रेसिडेंट्स ट्रैवल अब्रोड करने जा रहे हैं, यानी कि इंडिया में बहुत कम लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, तभी अपना डॉलर का जो सप्लाई है वो कम हो जाता है ना। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म प्रोपोगेट्स, यानी कि थ्योरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 1 में बोली है कि क्या बताती है कि ज्यादा से ज्यादा अपने क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट करनी चाहिए, और इंपोर्ट क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। सेम क्वेश्चन एमटीबी 1 क्वेश्चन नंबर 46 नंबर पे डिस्कस किया था कि डिस्करेज अपना इनकरेज करो एक्सपोर्ट को और डिस्करेज करो इंपोर्ट को, ये थ्योरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म बोलती है। पेज नंबर 9.4 पे अगर आप जाते हो तो वहां पे आपको ये चीज दिखाई देगी, है ना। मैं एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ या पॉइंट क्या बोला है। देखो कांस्टेंट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर द इंपोर्ट्स अपने को करवाने हैं, है ना। यस, क्वेश्चन नंबर 30, कंडीशन फॉर द प्योर कंपटीशन टू बी फुलफिल्ड आर, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 का सवाल है, पेज नंबर 4.28 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। दैट इज प्योर कंपटीशन क्या होता है। देखो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, आइडियल और होमोजीनियस गुड्स, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, अगर ये तीन कंडीशंस आप फुलफिल कर देते हो तो आप क्या माने जाओगे, प्योर कंपटीशन मार्केट में हो, ऐसे मान लिए जाओगे, है ना। तो तीन कंडीशंस होती है ना। सबसे पहला क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, यस, प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस, यस, फर्म्स आर फ्री फ्रॉम एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल भी यहाँ पे आपके क्या बन जाते हैं, सही बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल भी सही है। क्वेश्चन नंबर 31, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस रिजिडिटी इन स्वीजीज मॉडल इज रिलेटेड टू विच मार्केट। देखो स्वीजी का जो मॉडल है या फिर प्राइस रिजिडिटी है, ये चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 4.61 के ऊपर आपको बताइए कि ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका डिपेंड करता है, दैट इज ऑन द किंग डिमांड कर्व जो आपकी आती है अंडर द ओलिगोपोली मार्केट, उससे रिलेटेड है, ठीक है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू द ओलिगोपोली मार्केट, है ना। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन एआर एमआर एंड प्राइस इलास्टिसिटी, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, पेज नंबर 4.12 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला पूछा है एआर एमआर और इलास्टिसिटी के रिलेशनशिप का फॉर्मूला क्या है। सो फॉर्मूला इज एमआर इज इक्वल्स टू एआर इंटू ई माइनस 1 डिवाइड बाय ई, पेज नंबर 4.12 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल भी सही जवाब है ना। क्वेश्चन नंबर 33, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड इन द लॉ ऑफ सप्लाई इज, क्या ऐसा है सर रिलेशनशिप। देखो प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइसेस कम हो जाएगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाएगा, इसका मतलब कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट है। बट आईसीआई को इतना भी आंसर सही से लिखने नहीं आया, आईसीआई ने यहाँ पे बोला है कि आंसर क्या होगा, प्रपोर्शनेट। अरे प्रपोर्शनेट कैसा भाई, क्या होगा, डायरेक्ट होगा, इनवर्स होगा, ये आपको बताना था, है ना। तो गलत आंसर अगेन आईसीआई ने यहाँ पे दिया है। सर सही आंसर चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 3 को बिलोंग करता है ये सवाल, पेज नंबर 2.78 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको लॉ ऑफ सप्लाई देखने को मिल जाएगा, जहां पे इन्होंने क्लियर कट बोला है ये पॉइंट, ठीक है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी इज रिफ्लेक्टेड इन द पॉजिटिव स्लोप ऑफ द सप्लाई कर्व, है ना। यस, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 34, देखो अगेन गवर्नमेंट ऑफर क्या करता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम अश्योर्ड प्राइस अपने फार्मर्स को देता है टू परचेज देयर आउटपुट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं सर इसको अपन, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी अपन इसको बोलते हैं। चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 2 को बिलोंग करता है, पेज नंबर 7.39 के ऊपर आपको इसका जो एक रिलेवेंस है वो यहाँ पे मिल जाएगा। क्या बोला है देखो, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो गवर्नमेंट एजेंसीज देने वाली है ना, जिससे क्या मिलेगा, हमारे जो फार्मर्स है उनको एक सपोर्ट मिलने वाला है ना। यस, टू गिव द स्टेडी एंड अश्योर्ड इनकम टू अवर फार्मर्स, ठीक है। यस, ये यहाँ पे अपने को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, अंडर विच सिस्टम फ्रीडम ऑफ चॉइस इज एन एडवांटेज। देखो कौन से इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर फ्रीडम ऑफ चॉइस एक एडवांटेज है, चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 2 को बिलोंग करने वाला क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पे पेज नंबर 1.19 के ऊपर आपको आंसर मिलेगा, दैट इज फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस। ये कहाँ पे होता है, ये होता है आपके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, फ्रीडम ऑफ चॉइस, है ना। यस, फ्रीडम ऑफ चॉइस क्या है, ये कैपिटलिज्म की बात कर रहा है, ओके। यस, फॉर गिवन गुड्स एंजल कर्व इज, अभी सर एंजल कर्व क्या होता है, देखो एंजल कर्व क्या है, एक ऐसा कर्व है जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड इसके बीच की रिलेशनशिप अपने को बताता है। और गिवन गुड्स के केस में क्या होता है, सॉरी एंजल कर्व जो है वो आपको इनकम और क्वांटिटी इसके बीच के रिलेशनशिप की बात करता है ना। और इनकम और जो गिवन गुड्स के केस में अगर मैं बात करूं, गिवन गुड्स के केस में अगर मैं बात करूं तो इनकम और जो आपका डिमांड है उसका रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्स है, क्योंकि गिवन गुड्स माने क्या, इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम का रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्स होता है। अगर इनकम बढ़ जाएगी तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी, और इनकम कम हो जाएगी तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे कैसा स्लोप है अपन बोल सकते हैं, नेगेटिव स्लोप है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। फॉर गिवन गुड्स द एंजल कर्व इज नेगेटिवली स्लोप, चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 2.16 पे आपको गिवन गुड्स का पॉइंट मिल जाएगा।
जाएगा, है ना। यस, इफ द मोनोपोलिस्ट इनकर लॉसेस इन द शॉर्ट रन देन इन द लॉन्ग रन, अगर समझो कोई मोनोपोलिस्ट है ना शॉर्ट रन में जो है वो लॉसेस खा रहा है, तो लॉन्ग रन में क्या पॉसिबल है। चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 का सवाल है, पेज नंबर 4.45 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलने वाला है ना। कि अगर समझो कोई मोनोपोलिस्ट जो है वो लॉसेस खा रहा है, विल नॉट कंटिन्यू इफ ही मेक्स लॉसेस इन द लॉन्ग रन, मतलब वन थिंग इज सर्टन, कोई मोनोपोलिस्ट जो है कंटिन्यू नहीं करेगा लॉन्ग रन में अगर वो लॉसेस खा रहा है तो, लेकिन वो बिल्कुल भी क्या करेगा शॉर्ट रन में अपना बिजनेस कंटिन्यू करेगा। ही विल मेक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इवन इन द लॉन्ग रन एज द एंट्रीज ऑफ द फर्म इज ब्लॉक्ड, है ना। यस, तो लॉन्ग रन के अंदर जो है उसको क्या होगा सर, बहुत ही अच्छा बिजनेस होगा, शॉर्ट रन में उसका धंधा नहीं भी होता है तो भी वो बिजनेस में रह सकता है, या तो बिजनेस छोड़ के जा सकता है, या तो वो ब्रेक इवन भी बना सकता है। सो एनी ऑफ द अबव इज पॉसिबल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 से अगेन फिर से सवाल है, टाइम एलिमेंट ऑफ द मार्केट, ये किसने बताया, ये बताया आपके प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 4.5 के ऊपर ये सवाल आपको दिया गया है ना। यस, आ जाते देखो, टाइम एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं ना। अल्फ्रेड मार्शल कंसीव्ड द टाइम एलिमेंट इन द मार्केट, यस, तो अल्फ्रेड मार्शल का नाम यहाँ पे टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 39, फुल कैपेसिटी इज यूटिलाइज्ड इन विच मार्केट कंडीशन, कौन से मार्केट कंडीशन में फुल कैपेसिटी यूटिलाइज किया जाता है। चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 का सवाल है, पेज नंबर 4.39 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलने वाला है ना। प्लांट्स आर यूज्ड टू फुल कैपेसिटी इन द लॉन्ग रन, सर ये कौन सा मार्केट है, ये है आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। कौन सा मार्केट है आपका, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, जहां पे आपका फुल कैपेसिटी क्या होता है, यूटिलाइज किया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ द मार्केट इज, देखो कोई भी मार्केट किस बेसिस पे चल रहा है, मार्केट चल रहा है बिल्कुल भी कंपटीशन के बेसिस पे। अगर कंपटीशन नहीं होता ना तो लोग मार्केट के अंदर चीजें कुछ भी करते थे क्या, नहीं करते। तो सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या है मार्केट का, कंपटीशन है। चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 1 से सवाल बिलोंग कर रहा है, राइट। 40 क्वेश्चन अपने यहाँ पे खत्म होते हैं, बिल्कुल भी 26 मिनट के अंदर अपने 40 क्वेश्चन जो है वो खत्म कर दिया है। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही है, सब चीजें दिमाग में जा रही है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ यस सर हमको समझ रहा है, क्या लिखेंगे, यस सर हमको समझ रहा है, आप बहुत अच्छा वीडियो बनाते हो, ऐसे ही और भी एमटीबी के वीडियो हमारे लिए बनाते रहो, और एग्जाम के पहले मैं सारे वीडियोस आपके लिए अपलोड कर दूंगा, राइट। यस, वादा है मेरा आपसे, है ना। क्वेश्चन नंबर 41 को बिलोंग करते देखते हैं, मार्शलियन थ्योरी, अल्फ्रेड मार्शल का जो थ्योरी है दैट इज ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर, ये किस चीज पे बेस्ड है ना। ये आपके एडिटिव यूटिलिटीज मतलब एमयू और इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज मतलब अगेन आपका एमयू, इन दोनों भी हाइपोथेसिस पे बेस्ड है, दैट इज बोथ ए एंड बी। सेम सवाल एमटीबी नंबर 1 में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 10 पे, है ना। चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 को बिलोंग करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पूछा है कि बस सर बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है ना। चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 का ये सेंटेंस है। सबसे पहला बात क्या बोला है, डिमांड कर्व इज वर्टिकल व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो, है ना। पेज नंबर 2.30 के ऊपर अपन आते हैं और देखते हैं क्या ये सेंटेंस जो इन्होंने यहाँ पे दिया है क्या ये बिल्कुल भी सही है क्या। पेज नंबर 2.30 पे आ जाते हैं, देखते हैं क्या बोला है। ओके, जब कभी भी आपका इलास्टिसिटी जीरो होगा आपका डिमांड कर्व कैसा होगा, वर्टिकल डिमांड कर्व होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए दैट इज असर्शन इज ट्रू, यस, है ना। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, क्या प्रोडक्ट का मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी इंक्रीजिंग होता है, नहीं होता। मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा प्रोडक्ट का क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, डिमिनिशिंग होता है। सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यस, ऑप्शन नंबर सी आपका है बिल्कुल भी सही है ना। नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट अप्रोच टू द थ्योरी ऑफ डिमांड इज, चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 का अगेन क्वेश्चन है कि थ्योरी ऑफ डिमांड का ओल्डेस्ट अप्रोच क्या है, तो हो गया आपका कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। जब आपको यूटिलिटी नंबर में मेजर करोगे उसके बाद ही आप उसकी क्या करते हो, डिमांड करते हो, वरना करते हो क्या, नहीं करते, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अगेन पहले आपको जो है वो एक्सटर्नल इकोनॉमीज के बारे में पूछा था, अभी आपको इंटरनल इकोनॉमीज के बारे में यहाँ पे पूछ लिया है ना। चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 2 का, चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2 का सवाल एक्चुअली यहाँ पे ये 3.48 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलो फटाफट चलते हैं 3.48 के ऊपर जहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, है ना। इंटरनल इकोनॉमिक्स, टेक्निकल, अगेन मैनेजरियल, ओके, कमर्शियल, ओके, नेक्स्ट योर फाइनेंशियल एंड रिस्क बियरिंग, ये सारी जो है वो आपकी इंटरनल इकोनॉमिक्स है, ठीक है। कौन सी नहीं है, टेक्निकल है, फाइनेंशियल है, मार्केटिंग है। सो इकोनॉमिक्स ड्यू टू लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ये यहाँ पे आपकी नहीं है, देखो, है ना। यस, अच्छा ये सेम सवाल आगे भी आएगा, मैं आपको जब इसका रेफरेंस दूंगा। सेम क्वेश्चन आईसीआई ने यहाँ पे 2 बार दिया इसी एमटीपी के अंदर, सेम एमटीपी के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 99 पे ये सेम सवाल रिपीट हुआ है ना। यस, इन इकोनॉमिक्स जनरली क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट इज मेड ऑन द विच बेसिस, कौन से बेसिस पे किया जाएगा। चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, सेम एमटीपी नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 98 था, दैट इज टाइम, ज्योग्राफिक एरिया, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, हर बेसिस पे जो अपन मार्केट को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, पीक इज व्हाट स्टेज ऑफ एक्सपांशन, है ना। पेज नंबर 5.4 पे आ जाओ, चैप्टर नंबर 5 का ये सवाल है, 5.4 के ऊपर आपको ये सेम सेंटेंस वहां पे देखने को मिल जाएगा, राइट। यस, इन पीक इज द लेटर स्टेज ऑफ एक्सपांशन, है ना। पीक क्या है सर, एक्सपांशन का एक लेटर स्टेज माना गया है ना। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर नंबर ए सही है। ओके, नेक्स्ट,
विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द बिजनेस साइकिल, है ना। बिजनेस साइकिल के फीचर्स की अपन यहाँ पे बात कर रहे हो, कौन सा स्टेटमेंट सही है ये अपने को बोला है। पेज नंबर 5.10 पे ऊपर आपको इसका आंसर दिया गया है। पेज नंबर 5.10 पे आते हैं, देखो क्या क्या बोला है। बिजनेस साइकिल आर कंटेजियस एंड इंटरनेशनल इन कैरेक्टर, दे बिगिन इन वन कंट्री एंड मोस्टली स्प्रेड टू द अदर कंट्रीज थ्रू द ट्रेड रिलेशंस एंड द सीरियस कॉन्सिक्वेंस ऑन द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, है ना। बिजनेस साइकिल का क्या होता है, एक सीरियस कॉन्सिक्वेंस होता है ना। देखो फर्स्ट पॉइंट है क्या, यस सेकंड है क्या, यस थर्ड है क्या, यस, तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, तीनों भी बिल्कुल भी यहाँ पे आपके बिजनेस साइकिल के सही है ना। नेक्स्ट देखो एक्स वाई जेड आर कंफ्यूज इन द फॉर्मूला डिफाइनिंग द टोटल कॉस्ट टीसी, है ना। सो टीसी का फॉर्मूला क्या है, एक्स ने माना है टीसी का फॉर्मूला इज टीवीसी प्लस टीएफसी, क्या ये सही है क्या, बिल्कुल भी सही है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, है ना। चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2 को बिलोंग करता है, 3.42 के ऊपर आपको ये सेम फॉर्मूला मिल जाएगा। नेक्स्ट टोटल कॉस्ट इज एवरेज कॉस्ट इनटू आउटपुट। देखो अभी जनरली एवरेज कॉस्ट इनटू आउटपुट करने से टोटल कॉस्ट निकल जाता है, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा एवरेज कॉस्ट सभी यूनिट्स का क्या होगा, बिल्कुल भी सेम होगा, है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा गलत है ना। एंड नेक्स्ट जेड का मानना है कि टीसी इज इक्वल्स टू जेडएमसी प्लस टीएफसी। अभी ये जेडएमसी नहीं है, एक्चुअली इनको देना था समेशन ऑफ एमसी प्लस टीएफसी। तो अगेन ये फॉर्मूला भी क्या है, बिल्कुल भी गलत है। तो किसका फॉर्मूला सबसे सही है, तो एक्स का जो फॉर्मूला है बिल्कुल भी सही है। पेज नंबर 3.42 के ऊपर आ जाओ, मैं आपको ये फॉर्मूला वहां पे दिखाता हूँ, है ना। यस देखो टीसी इज इक्वल्स टू टीएफसी प्लस टीवीसी, बिल्कुल भी सही जवाब इन्होंने यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 49, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल इज, अगेन अभी इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल क्या होता है, जो मेरा कैपिटल है मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट अगर खा रहा हूँ तो ये क्या हो गया, ये मेरे लिए इम्प्लिसिट कॉस्ट है। चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 2 के अंदर अपने को ये समझने को, चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2 में अपने को ये आता है ना। दैट इज योर इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, पेज नंबर 3.36 के ऊपर आ जाते हैं, तो वहां पे आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी, है ना। यस देखो the cost of factors owned by the entrepreneur himself and employed in his own business is called as implicit cost। मेरा कैपिटल मेरे बिजनेस में मैंने लगाया तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मैं खा रहा हूँ उसको अपन क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलेंगे। बट आईसीआई ने यहाँ पे दिया है दैट इज नन ऑफ द अबव। भाई कैसा नन ऑफ द अबव, बिल्कुल भी गलत जवाब आपने यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे दिया है। बिल्कुल आईसीआई ने यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर दिखाना चाहिए, तो करेक्ट आंसर होना चाहिए दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट एज पर बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, और जो रेफरेंस मुझे मॉड्यूल में दिख रहा है उसके हिसाब से अब जो सही आंसर है वो होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। यस चलो क्वेश्चन नंबर 50, कंज्यूमर्स गेट मैक्सिमम वैरायटी ऑफ गुड्स अंडर, कौन से मार्केट के अंदर अगेन आपको मैक्सिमम वैरायटी ऑफ गुड्स मिलता है। चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 का सवाल है, पेज नंबर 4.52 के ऊपर आपको जो है इसका आंसर मिलने वाला है। दैट इज सर आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जहां पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है और इसकी वजह से क्या कई सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं क्या, यस है ना। अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पे अवेलेबल होता है इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल भी सही है। आधा पेपर अपना यहाँ पे हो चुका है, वो बिल्कुल भी 32 मिनट्स के अंदर, है ना। पूरे 1 घंटे में अपन ये पूरा पेपर क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। फटाफट आगे बढ़ते हैं, पूरे पेपर को खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी इज ड्यू टू द फैक्ट दैट अदर्स आर आल्सो कंज्यूमिंग द सेम कमोडिटी इज नोन एज, मतलब यार लोग खरीद रहे इसलिए मैं भी खरीदता हूँ, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 के अंदर आपको देखना है। पेज नंबर 2.7 पे आ जाओ, आपको समझ में आएगा कि बैंड वैगन इफेक्ट होता है, जहां पे लोग क्या करते हैं ये देखते हैं कि कमोडिटीज इंक्रीज, डिमांड फॉर द कमोडिटीज इंक्रीज ड्यू टू द फैक्ट दैट अदर्स आर आल्सो कंज्यूमिंग द सेम कमोडिटी, लोग खरीद रहे इसलिए मैं भी खरीदता हूँ, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बैंड वैगन इफेक्ट बोलते हैं, है ना। यस चलो नेक्स्ट सर कॉप डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन होता है जिसका फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू ए इंटू एल रेस टू ए के रेस टू 1 माइनस ए। एक्चुअली इन्होंने रेस टू देना चाहिए था, दिया नहीं है ना। तो शेयर ऑफ लेबर इन द प्रोडक्शन क्या है, देखो एल स्टैंड्स फॉर द लेबर और उसके अबव जो है उसके ऊपर जो है दैट इज ए, सो ए जो है उसका क्या है, शेयर है ना। यस चलो ओ ए ऑप्शन आपका है सही है। पेज नंबर 3.21 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 को ये सवाल आपका क्या करता है, बिलोंग करता है। फॉर्मूला है देखो यहाँ पे आ जाओ, कॉप डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन का, है ना, एल रेस टू ए, सो एल इज द क्वांटिटी ऑफ लेबर, ए उसका क्या है सर, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स है, सो ए उसका शेयर है ना। नेक्स्ट द बजट लाइन इज ऑल्सो नोन एज, बजट लाइन का दूसरा नाम क्या है बता दो, है ना। सो चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, पेज नंबर 2.68 के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि बजट लाइन होता क्या है ना। जहां पे अपन ने पहले भी पढ़ा है दिस इज समथिंग रिलेटेड टू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, बट एक्चुअली इसका आंसर आता है दैट इज योर कंजम्पशन पॉसिबिलिटी कर्व। आपके पास जितना भी पैसा है उसमें आप कितने यूनिट्स खरीद सकते हो ये आपको कौन बताता है, बजट लाइन बताता है। जो कंज्यूमर्स कंजम्पशन पॉसिबिलिटीज आर द सेट ऑफ ऑल कंजम्पशन बंडल्स दैट कैन बी कंज्यूम्ड गिवन द कंज्यूमर्स इनकम एंड द प्रिवेलिंग प्राइस। आपकी इनकम क्या है, आपके पास कितना पैसा है ना, और प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, उसके हिसाब से आप बता सकते हो कि आप कितना क्वांटिटी कंज्यूम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बजट
लाइन, है ना, आपका बजट कितना है, आप कितना क्वांटिटी खा सकते हो, कितना कंज्यूम कर सकते हो, दैट इज कंजम्पशन पॉसिबिलिटी कर्व, अपन इसको बोलते हैं। सेक्युलर पीरियड इज ऑल्सो नोन एज, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, पेज नंबर 4.15 के ऊपर समरी में इसका आपको आंसर मिलने वाला है ना। समरी के आंसर बोला है दैट इज वेरी लॉन्ग पीरियड और सेक्युलर पीरियड, यानी कि सेक्युलर पीरियड किसे बोला जाएगा, वेरी लॉन्ग पीरियड को सेक्युलर पीरियड बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसको बोलेंगे, जहां पे आपका एमपी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, पेज नंबर 3.25 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलने वाला है। देखो दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के ऊपर आपका जो एमपी है वो बिल्कुल भी क्या है, मैक्सिमम होता है ना। यस चलो, सो एमपी ऑफ द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 56, द फर्म एंड इंडस्ट्री आर सेम, कौन सा ऐसा मार्केट है जहां पे फर्म और इंडस्ट्री दोनों भी सेम होते हैं। चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 का सवाल है अगेन, तो आपका यहाँ पे आंसर बनता है पेज नंबर 4.39 के ऊपर, जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि मोनोपोली ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे आपके फर्म और सेलर, मतलब फर्म और इंडस्ट्री में कोई भी डिस्टिंक्शन होता है क्या, नहीं, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द फर्म एंड इंडस्ट्री इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट, तो दोनों भी क्या है, बिल्कुल भी सेम है ना। क्वेश्चन नंबर 57, कॉस्ट इनकर्ड विच हैज नो रिलेवेंस टू फ्यूचर प्लानिंग, मतलब सर आगे क्या होगा उससे कुछ लेना देना नहीं है, ऐसी कॉस्ट कौन सी होती है। चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2 को बिलोंग करता है आपका सवाल, है ना। अगेन यार यहाँ पे भी गलती हो गई, चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, पेज नंबर 3.37 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा, दैट इज संक कॉस्ट, आपका ऐसा कॉस्ट है ना जिसका फ्यूचर से कुछ लेना देना है क्या, नहीं, आपने जो खर्चा अभी कर दिया वो हो चुका है। संक कॉस्ट रेफर्स टू दोस कॉस्ट विच आर ऑलरेडी इनकर्ड वंस एंड फॉर एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड, है ना, उसका फ्यूचर से कुछ भी लेना देना नहीं है, पास्ट में हो चुका है, खर्चा हो गया, बात गई भूल जाओ, ठीक है। दिस ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल भी सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, इफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट राइज्ड बाय 12% और इलास्टिसिटी उसका क्या दिया है, -0.63, एक्सपेंडिचर मेड ऑन द कमोडिटी बाय द कंज्यूमर विल बी, क्या होगा बताओ। देखो अभी ना टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से आपको इसका आंसर देना है, इसका एक शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ कि आपको याद क्या रखना है ना, DIIE और एक्सपेंडिचर हो गया, है ना, मतलब दीदी अगर आती है तो खर्चा होता है क्या, यस बिल्कुल भी होता है, तो DII खर्चा हो गया, है ना। तो क्या बोलना है, देखो अभी क्या बोला है, दैट इज डी का मतलब क्या है, डी मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप, आई मतलब आपका जो है वो इनइलास्टिक डिमांड, आई मतलब इनवर्स रिलेशनशिप, और ये ई का मतलब है आपका इलास्टिक डिमांड। तो अभी यहाँ पे देखो इलास्टिसिटी -0.63 दिया है ना, इसका मतलब क्या है, वो इनइलास्टिक है क्या, यस बिल्कुल भी इनइलास्टिक है। और आपको बोला है कि प्राइसेस क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी कि प्राइसेस बढ़ रही है तो इसका मतलब खर्चा भी बढ़ेगा क्या, यस, क्योंकि उनके बीच में क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल भी क्या है, सही जवाब बन जाता है। ये सेम क्वेश्चन आपको एमटीबी नंबर 1 में भी मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर अपन ने डिस्कस कर रखा है, ओके यस। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ गुड्स हैव द इनइलास्टिक डिमांड, चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, सेम एमटीबी 1 क्वेश्चन नंबर 16 है, सॉल्ट, स्कूल, यूनिफॉर्म, मेडिसिन, ये सब आपके जो है वो इनइलास्टिक डिमांड में आते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो सेम एमटीबी 1 क्वेश्चन नंबर 13 है ना, जहां पे इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड इज नॉट सेम एज द डिजायर, नीड और चॉइस और प्रेफरेंस और ऑर्डर, अपन यहाँ पे बोलते हैं, चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, मोस्ट टैरिफ हैव, सेम क्वेश्चन एमटीबी नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 45, पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि टैरिफ के पीछे का मेन रीजन क्या है, तो अपने को दोनों भी काम करने हैं, अपने को प्रोटेक्टिव और रेवेन्यू इफेक्ट दोनों इसके इफेक्ट होता है, चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 2 का सवाल है ना। नेक्स्ट, की इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन इज दैट, है ना, डिवैल्यूएशन, अगर आप करेंसी डिवैल्यूएशन करते हो इससे क्या होता है, तो इससे सर आपका जो डोमेस्टिक करेंसी है ना वो बिल्कुल भी चीपर होता है रिलेटिव टू द अदर करेंसीज। चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 4 का सवाल है, पेज नंबर 9.59 के ऊपर आपको इसका जो आंसर है देखने को मिल सकता है ना। यस, करेंसी डिवैल्यूएशन, देखो डिवैल्यूएशन इज अ डेलिबरेट डाउनवर्ड, डेलिबरेट मतलब खुद से अपन ने क्या कर दिया, डाउनवर्ड एडजस्टमेंट कर दिया अपने कंट्री के करेंसी के अंदर रिलेटिव टू द अदर कंट्रीज करेंसी और द ग्रुप ऑफ करेंसीज और द स्टैंडर्ड, मतलब दुनिया के करेंसी से अपन अपनी करेंसी को क्या कर रहे हैं, सस्ता कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल भी सही बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज इक्वेशन वैल्यू ऑफ मनी डिपेंड्स अपॉन, कैम्ब्रिज का इक्वेशन चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 1 में आपको देखने को मिलता है कि 8.7 पेज नंबर पे अगर आप आते हो तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि कैम्ब्रिज का जो इक्वेशन है वो डिपेंड करता है आपका डिमांड फॉर मनी बैलेंस के ऊपर, है ना, एमडी इज इक्वल्स टू केपीवाई, सो डिमांड फॉर मनी बैलेंस इज इक्वल्स टू व्हाट,
वो आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो दैट इज डिमांड फॉर मनी की अपन यहाँ पे क्या करते हैं, बात कर रहे हैं, है ना। यस, क्वेश्चन नंबर 64। अगेन ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा गलत इन्होंने पूछ लिया है। क्या गलत है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अ प्रोडक्शन फंक्शन विद कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अभी कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या है, रिटर्न्स टू स्केल आ गया, इसका मतलब क्या है, ये लॉन्ग रन का है। लॉन्ग रन के लॉ के अंदर क्या सभी फैक्टर्स आपके जो होते हैं, इनपुट जो होते हैं, सभी इनपुट जो होते हैं, क्या वो वेरिएबल होते हैं क्या? यस, आप हर एक वेरिएबल इनपुट को बदल सकते हो क्या? यस। और इन्होंने क्या बोला, फॉर कैपिटल अलोन इंप्लाइज दैट, कैपिटल अलोन मतलब सिर्फ और सिर्फ कैपिटल बदल रहा है, बोले बाकी कुछ बदल रहा है क्या? नहीं, ठीक है, चलो पहली बात तो ये गलत है, कैपिटल सिर्फ नहीं बदलता, अगर बदलेंगे तो सभी इनपुट्स बदलेंगे और सेम प्रोपोर्शन में बदलेंगे, ठीक है। सो कैपिटल सिर्फ बदलता नहीं, सबसे पहले तो गलती यहाँ पे कर दी कि क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने क्या बोला, देयर आर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल फॉर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टेकन टुगेदर। अभी कांस्टेंट रिटर्न्स मतलब क्या है, जितना आपने इनपुट में चेंज किया उतना ही चेंज आपके कहाँ आएगा, आउटपुट में भी आएगा। मतलब अगर मैं 100% से मेरे इनपुट्स बढ़ाता हूँ तो मेरा आउटपुट भी कितने से बढ़ेगा, 100% से ही बढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं उससे कम भी नहीं, है ना। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। ऑल इनपुट्स आर डबल्ड देन द आउटपुट विल मोर देन डबल, मतलब जितने आपने, जैसे अगर आपने इनपुट डबल कर दिया तो आउटपुट क्या होगा, उससे ज्यादा डबल हो जाएगा। ये कहां पे होता है, ये होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में। स्मॉलर फर्म्स आर मोर इफिशिएंट देन द लार्जर फर्म्स, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल है क्या? नहीं, ऐसा कब होता है, जब डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है ना, तब ऐसा पॉसिबल होता है। सो ऑप्शन यहाँ पे जो आईसीआई ने सही दिया है वो है बोथ ए एंड बी। ए एंड बी आपका यहाँ पे बिल्कुल भी सही है, ऐसा इनका मानना है, जबकि बिल्कुल भी क्या है सर, दोनों भी गलत है ना, ये ऐसा कुछ भी पॉसिबल है क्या? नहीं। तो मेरे हिसाब से एज पर बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मुझे ये सवाल ही गलत लग रहा है, और ये आंसर भी क्या है, बिल्कुल भी गलत है ना। तो ये सवाल गलत है, बिल्कुल भी आंसर गलत है, तो इसको छोड़ दो, मुझे ऐसा लगता है ना। चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 को ये सवाल जो है बिलोंग करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मैक्रो प्रूडेंशियल पॉलिसी मेजर्स हेल्प्स टू ओवरकम। अभी एक्चुअली मैक्रो प्रूडेंशियल पॉलिसी मेजर्स जैसा कुछ अपने को दिया ही नहीं है ना। अभी मैक्रो प्रूडेंशियल पॉलिसी क्या बोलती है, जब मैक्रो लेवल पे आप कोई पॉलिसी लगा रहे हो, कुछ चीजें कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो भी सिस्टमिक रिस्क होता है वो क्या होता है, ओवरकम हो जाता है ना। यस, नेक्स्ट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई क्या इन्वॉल्व करता है? सर एफपीआई क्या इन्वॉल्व करता है, ये आपको चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 5 में समझ में आएगा, है ना। पेज नंबर 9.74 के ऊपर आपको इसका आंसर दिया है। जल्दी से अपन वहां पे चलते हैं और आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो एफपीआई होता है ना, ये सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स को क्या करता है, इन्वॉल्व करता है। देखो, इन्वेस्टमेंट इन टैंजिबल एसेट्स होती है क्या? नहीं होती। इन्वेस्टमेंट्स इन फाइनेंशियल एसेट्स सच एज स्टॉक्स बॉन्ड्स ऑफ द फॉरेन कंपनीज होता है क्या? एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ फॉरेन नहीं बोल सकते, एफपीआई जो है वो हर एक कंपनी में क्या करता है, पैसा इन्वेस्ट कर सकता है ना। बट इन्होंने आंसर यहाँ पे जो सही दिया दैट इज ओनली बी ऑप्शन, जहाँ पे अपन फाइनेंशियल एसेट्स की बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट के कंपोनेंट्स कौन से? देखो, बजटरी डेफिसिट, मार्केट बोरिंग्स और एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द प्रधानमंत्री राहत कोष। अभी कौन सा सही है, ये इनका यहाँ पे सवाल है। ओके, चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 3 को ये सवाल बिलोंग करता है। ओके, तो कौन सा सही है? तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सही है, दैट इज मार्केट। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो सही आंसर होना चाहिए ना, वो एक्चुअली होना चाहिए था, दैट इज योर ओनली बी ऑप्शन, है ना। मार्केट बोरिंग्स जो है वो यहाँ पे क्या बनती है, कि सही आंसर बनती है सिर्फ और सिर्फ बी जो है वो क्या है, आपका फिस्कल डेफिसिट का कंपोनेंट है। लेकिन अगेन आईसीआई ने यहाँ पे गलत आंसर दिया कि ऑल द थ्री आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फिस्कल डेफिसिट, है ना। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला आपको पेज नंबर 7.63 के ऊपर देखने को मिलता है। वहां पे अपने को समझता है कि फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। देखो, फिस्कल डेफिसिट एक्चुअली क्या है, सिर्फ और सिर्फ टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट्स, इन दोनों का डिफरेंस है, जिसके अंदर अपन बोरिंग्स को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि अपने को पता करना है कि अपने को कितना बोरिंग लेना पड़ेगा, है ना। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है गवर्नमेंट का, टोटल रेवेन्यू कितनी है गवर्नमेंट की, और दोनों का डिफरेंस क्या है, सो दैट अपने को समझ में आए कि अपने को कितना लोन लेना पड़ेगा। ये बताने वाला होता है आपका फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो मार्केट बोरिंग्स मुझे लगता है इसका कंपोनेंट होना चाहिए, बट आईसीआई ने अगेन यहाँ पे आंसर गलत दिया है। ओके, ऑप्शन नंबर डी आईसीआई ने आंसर दिया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की ऑपरेशनल टारगेट इन द बजट? बजट का सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन क्या होता है? तो बजट का सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है कि उनको क्या करना है, फिस्कल डेफिसिट कितना है ये पता करने का है, ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव है। चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 3 को ये क्वेश्चन बिलोंग करता है। नेक्स्ट, अगेन थोड़ा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके ये सवाल पूछा गया है, अगर समझो मिनिस्ट्री फॉल शॉर्ट, इफ अ मिनिस्ट्री फॉल शॉर्ट ऑफ अप्रूव्ड बजट इन अ स्कीम, मतलब किसी स्कीम को अपन ने कुछ बजट दिया और वहां पे वो बजट अभी कम पड़ रहा है, तो क्या प्रोसेस किया जाएगा जिससे अपन एडिशनल बजट पार्लियामेंट के थ्रू ले सके? तो इसको अपन बोलते हैं सप्लीमेंट्री बजट। यहाँ पे जो है वो डिजाइन किया जाएगा और वहां पे पास किया जाएगा, राइट। तो ये पॉइंट ना कहीं एक्चुअली चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 3 में दिया नहीं है, बट सप्लीमेंट्री यहाँ पे जो है बजट किया जाएगा, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
70 विच बजट ऑफ द गवर्नमेंट जनरली इंपैक्ट्स। देखो बजट जो होता है गवर्नमेंट का किसको इंपैक्ट करता है, चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 1 का सवाल है। सेम सवाल आपके मॉड्यूल में भी दिया है, पेज नंबर 7.69 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 17 है। तो आंसर क्या होगा, दैट इज रिसोर्स एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबिलिटी, हर एक चीज के ऊपर आपके बजट का क्या होता है, इंपैक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 71, शॉर्ट टर्म क्रेडिट फ्रॉम द रिजर्व बैंक टू द स्टेट गवर्नमेंट, है ना, किस फॉर्म में दिया जाता है, चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 2 का सवाल है। पेज नंबर 8.33 के ऊपर आपको क्या करेगा, इसका आंसर मिल जाएगा। फटाफट पेज नंबर 33 पे आ जाते हैं, जहां पे अपने को देखने को मिलेगा कि WA वेज एंड मींस एडवांसेस, है ना, WMA, ओके, whenever central bank or central government or state government needs fall short of the cash requirement, they are eligible to avail the facility with the name of ways and means advances, या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी इनको मिल सकता है। तो वीज एंड मींस एडवांसेस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल भी सही है। या कौन देगा, ये सर आरबीआई देता है। ओके यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक डेट। देखो पब्लिक डेट में क्या क्या आएगा, अगेन मार्केट लोन, एक्सटर्नल लोन, आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट द सेविंग स्कीम्स और प्रोविडेंट फंड, क्या आना चाहिए इसके अंदर। तो बोथ ए एंड बी, मार्केट लोन, एक्सटर्नल लोन जो भी है, ये सब आपके क्या पब्लिक डेट के पार्ट बनते है ना, बोथ ए एंड बी। चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 7.59 के ऊपर आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा, है ना। पब्लिक डेट में क्या क्या आता है भाई, तो बहुत कुछ आता है ना। सरकार जितना भी लोन लेगा, दैट इज डोमेस्टिक मार्केटेबल डेट और एक्सटर्नल डेट, हर चीज उसमें क्या हो जाती है, कवर हो जाती है ना। यस, नेक्स्ट, द एक्सटर्नल डेट हैज बीन शोन एट द एक्सचेंज रेट एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ। देखो कोई भी अगर एक्सटर्नल डेट यानी कि बाहर की कंट्री से अगर मैंने लोन लिया है, तो वो कौन से रेट पे दिखाया जाएगा, ये यहाँ पे सवाल पूछा है। चैप्टर नंबर 7.60, चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 3 को ये क्वेश्चन बिलोंग कर रहा है। अगेन पेज नंबर 7.60 के ऊपर अगर आप आते हो, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि जो आपका एक्सटर्नल डेट होता है ना, उसके अंदर सबसे बड़ा रिस्क होता है, दैट इज डिप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, है ना। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको हमेशा कॉन्ट्रैक्टिंग द डेट, जिस डेट का टाइम पे होता है ना, उस टाइम के हिसाब से अपन इसको क्या करते हैं, एक्सचेंज रेट देते हैं। ओके नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ गुड पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। देखो गुड पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट का कौन सा एलिमेंट नहीं है। अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर आपका इलास्टिक है मतलब अच्छा है, इकोनॉमी है मतलब अच्छा है, प्रोडक्टिव है मतलब अच्छा है, डेफिशिट है मतलब वो अच्छा है क्या, नहीं, फिर वो अच्छा नहीं है। गुड पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, है ना। चैप्टर नंबर 7 से क्वेश्चन आपका अगेन बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 75, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इज नेशनल इनकम हैज डैश ओवर द ईयर्स। चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 10.18 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि कुछ सालों के अंदर इंडिया के जो टोटल जीडीपी है, उसके अंदर एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, कम होते जा रहा है ना। दिस डिक्रीज अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फेमा स्टैंड्स फॉर। देखो फेमा का कहीं भी नाम पूरे मॉड्यूल में नहीं है, बट इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया कि फेमा किस लिए यूज किया जाएगा। फेमा का फुल फॉर्म क्या है, चैप्टर नंबर 9 इंटरनेशनल ट्रेड से बिलोंग करता है। फेमा स्टैंड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल भी सही है। क्वेश्चन नंबर 77, ब्रॉड मनी रेफर्स टू। देखो ये सेम सवाल एमटीपी नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 31 भी था, है ना। सेम यहाँ पे बोला है कि ब्रॉड मनी का मतलब क्या है, M3। पेज नंबर 8.24 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि ब्रॉड मनी होता है, दैट इज योर M3 को अपन ब्रॉड मनी बोलते हैं, और जो आपका नैरो मनी होता है उसको अपन बोलते हैं M1। ओके यस, नैरो मनी को क्या बोला जाएगा सर, M1 बोला जाएगा। ओके यस, देखो यहाँ पे बोला है M3 इज योर ब्रॉड मनी, ठीक है। यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन सीआरआर विल बी रिड्यूस्ड और नलिफाइड इफ। देखो इस क्वेश्चन पे पूरा ध्यान दो, है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला है कि सीआरआर क्या होता है, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, है ना। जब कभी भी आप बैंक के पास में डिपॉजिट रखते हो, बैंक उसमें से कुछ पैसा आरबीआई के पास में रिजर्व रखता है और बाकी का पैसा क्या करता है, आगे जाके लोन बांटता है, ठीक है। अभी अगर समझो सीआरआर ज्यादा है, सीआरआर ज्यादा है, इसका मतलब क्या आपको आरबीआई के पास में रिजर्व भी ज्यादा रखना पड़ेगा, यस बिल्कुल भी रखना पड़ेगा। क्या इससे आप जो लोन बांटोगे क्या वो कम हो जाएगा क्या, यस ये लोन बिल्कुल भी कम हो जाएगा। लेकिन ये इफेक्ट जो है वो रिड्यूस हो सकता है या नलीफाई किया जा सकता है, कब, देखो ऑप्शंस पढ़ते हैं समझ में आएगा। बैंक रेट इज रिड्यूस, बैंक रेट इज रिड्यूस मतलब बैंक रेट होता क्या है सर, जो आरबीआई है जब अपने को लोन देती है ना, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है उसको अपन बैंक रेट बोलते हैं। अभी जब आरबीआई मुझे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करने लगेगी, क्या इससे मेरे पास पैसा ज्यादा बचने लगेगा, यस। अच्छा मेरे पास पैसा ज्यादा बचने लगेगा तो क्या मैं लोन ज्यादा दे सकता हूँ क्या, यस बिल्कुल भी दे सकता हूँ, ठीक है। सिक्योरिटीज आर सोल्ड इन द ओपन मार्केट। अभी आरबीआई जब सिक्योरिटीज ओपन मार्केट में सेल कर रहा है, इसका मतलब आरबीआई मार्केट से पैसा ले रहा है, तो यार इससे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा क्या, नहीं होगा, उल्टा अगेन इससे डिपॉजिट कम हो जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। एसएलआर इज इंक्रीज, अगर एसएलआर बढ़ा दोगे तो यार वापस से अगेन इनका लोन देने का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। पीपल डू नॉट बोरो फ्रॉम द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सर इससे अगेन कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं। बट अगर आप सीआरआर का इफेक्ट रिड्यूस करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक रेट को रिड्यूस कर देना पड़ेगा, तब जाके आपका जो इफेक्ट है सीआरआर के इंक्रीज का क्या हो जाएगा, बिल्कुल भी नलीफाई हो जाएगा या रिड्यूस
हो जाएगा। चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 3 को ये सवाल क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को बिलोंग करता है ना। यस। नेक्स्ट, प्री कंडीशन फॉर द प्राइवेटाइजेशन टू बी सक्सेसफुल रिक्वायर्स, अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो तो इसको सक्सेसफुल करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, आपको पहले तो डी लिबरलाइजेशन या डी रेगुलेशन करना पड़ेगा। कैपिटल मार्केट शुड बी सफिशिएंटली डेवलप, आपको सफिशिएंटली अच्छे से डेवलप करनी पड़ेंगे। जब ये दोनों चीजें होगी ना तभी आपका प्राइवेटाइजेशन काम करेगा, सक्सेसफुल होगा, वरना होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है। यस। क्वेश्चन नंबर 18, ड्यूरिंग डिप्रेशन इट इज एडवाइजेबल टू, अगर डिप्रेशन वाला सिचुएशन आ रहा है तो आपने क्या करना चाहिए। चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 3 को ये क्वेश्चन बिलोंग कर रहा है कि जब कभी भी डिप्रेशन है, डिप्रेशन माने क्या, रिसेशन, रिसेशन वाले टाइम पे अगर आरबीआई बैंक रेट को रिड्यूस कर देगी तो इससे क्या होगा, इससे लोन ज्यादा बिकेंगे, लोन ज्यादा बटेंगे तो क्या होगा सर, इकोनॉमी के अंदर वापस से पैसा इन्वॉल्व होने लगेगा। अच्छी बात है, तो रिसेशन में अपने बैंक रेट को कम करना चाहिए, ये सबसे पहली बात है। दूसरा, रिसेशन के अंदर जो भी आपकी बैंक है, बैंक जो अभी आपका आरबीआई है, आरबीआई ने क्या करना चाहिए, जो भी सिक्योरिटीज उन्होंने मार्केट में पहले इशू कर रखी है उनको परचेस करना चाहिए और लोगों को क्या देना चाहिए, पैसा देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका जो बात कर रहा है दैट इज लोअरिंग द बैंक रेट एंड परचेस ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, ये अगर आप करते हो तो इससे आपका डिप्रेशन वाला जो सिचुएशन है उससे आप ओवरकम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 80 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 81, पॉलिसीज। देखो अभी तक 80 क्वेश्चन हो चुके हैं, सिर्फ 20 क्वेश्चन बचे। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड सारी चीजें समझ में आ रही है। सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट्स अभी हुए हैं अपने को, है ना, और अपने पास 10-20 मिनट में अपना पूरा जो है वो सवाल खत्म हो जाएगा, पूरा एमटीपी जो है आपका खत्म हो जाएगा। देखो आगे बढ़ते हैं। पॉलिसीज यूज्ड टू टारगेट स्पेसिफिक की एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ इन दैट सेक्टर इज लाइकली टू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट, अगर आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है और आपको आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो करवानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किस इफेक्ट से ये चीजें पॉसिबल है। तो इससे क्या होगा सर, इससे आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाएगा, है ना, और जो आपका करंट अकाउंट बैलेंस है वो भी क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। अगर आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, अगर आपका एक्सपोर्टिंग जो है वो बढ़ जाता है तो आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और आपका जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो भी इंप्रूव हो जाएगा। यस। विच वन इज इंक्लूडेड इन द 3 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल में अपन किस किस को इंक्लूड करेंगे, देखो फैमिली, फर्म, गवर्नमेंट, सब लोग उसमें इंक्लूड हो जाएंगे क्या, यस, ऑल ऑफ द अबव विल बी इंक्लूडेड। चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 2 का सवाल पेज नंबर 6.54 के ऊपर आपको क्या है, इसका आंसर मिल जाएगा, राइट। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, रिकार्डो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज ऑन द बेसिस ऑफ, देखो रिकार्डो ने अपने को लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज बताया है चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 1 के अंदर, चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 1 में ये सवाल बनता है। 9.5 पेज नंबर के ऊपर आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा, है ना। यस 9.5, अरे कहाँ गया हम, 9.5 पे चलना है अपने को। 9.5, 9.5 ऊपर ऊपर ऊपर, एक्शर ऑल इन रिकार्डो, रिकार्डो, यस कंपैरेटिव एडवांटेज। देखो डेविड रिकार्डो ने क्या बोला है, कंपैरेटिव रादर देन एब्सोल्यूट कॉस्ट होना चाहिए और कैपिटल एंड लेबर की यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो लेबर के बारे में इन्होंने यहाँ पे बोला है, देखो 1 आवर ऑफ लेबर, 1 आवर ऑफ लेबर कैन बी प्रोड्यूस टू आइदर 3 किलोग्राम और 1 किलोग्राम ऑफ स्टील एंड 2 शर्ट्स वगैरह है। तो लेबर ट्रेड, लेबर थ्योरी के ऊपर इनका क्या बहुत ज्यादा फोकस है, तो लेबर थ्योरी के बारे में यहाँ पे अपने को बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 84, फैक्टर अबंडेंस इज कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 1 9.6 पेज नंबर के ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा, है ना। कहाँ पे आपका फैक्टर अबंडेंस होता है, देखो हिक्सन एंड ऑल इन थ्योरी प्रपोज मेंटेन्स प्रोडक्शन यूजेस इंटेंसिवली द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज रिलेटिवली अबंडेंट इन द कंट्री, मतलब आपने ऐसे जिसका प्रोडक्शन करना चाहिए, जिस जो भी आपने ऐसे फैक्टर्स का यूज करके प्रोडक्शन करना है जिसका आपके पास में क्या है, एक्सेस अवेलेबल है, अबंडेंस अवेलेबल है, ये ऐसा हिक्सन एंड ऑल इन का जो थ्योरी है इंटरनेशनल ट्रेड का वो अपने को बताता है। अंडर विच यूनियन, देखो ये सेम सवाल ना एमटीपी नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 27, एमटीपी नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 86 में भी आया है। मैंने पिछले इसमें बोला भी था कि ये आईसीआई ने क्वेश्चन नंबर एमटीपी 3 में गलत दिया था, है ना, तो सही आंसर बनता है दैट इज ए, पेज नंबर 9.36 के ऊपर इसका रेफरेंस ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। यस। नेक्स्ट अगेन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिटेबल कब होगा, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग अलग मार्केट में क्या होता है, डिफरेंट होता है, तब आपका प्राइस जो भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो प्रॉफिटेबल बन जाएगा। सेम क्वेश्चन एमटीपी नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 73 भी है और आपके मॉड्यूल के अंदर पेज नंबर 4.72 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 32 भी है। इसका आंसर आपको पेज नंबर 4.46 के ऊपर भी मिल जाएगा, अगर आप डायरेक्टली मॉड्यूल में चेक करते हो 4.46 के ऊपर तो वहां भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा, राइट। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑकर्स व्हेनेवर प्रोड्यूसर सेल्स अ स्पेसिफिक कमोडिटी और सर्विस टू डिफरेंट बायर्स एट डिफरेंट प्राइसेस, है ना, और दोनों भी मार्केट के अंदर क्या होना चाहिए सर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल कब है, जब कभी भी दोनों भी मार्केट का प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगा, डिफरेंट होने वाला है, तब पॉसिबल है,
ठीक है। यस। नेक्स्ट, नेशनलाइजेशन मींस, अभी एक्चुअली नेशनलाइजेशन क्या होता है ये इन्होंने कहीं एक्सप्लेन नहीं किया है, बस एक वर्ड नेशनलाइजेशन कहीं पे आ गया है चैप्टर नंबर 10.6 पेज नंबर के ऊपर, वहां से इन्होंने सवाल पूछ लिया कि नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है। नेशनलाइजेशन मतलब गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर से पूरा ही कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना, इसको अपन क्या बोलते हैं, नेशनलाइजेशन बोलते हैं, है ना। तो देखो पेज नंबर 10.16 के ऊपर अपन आ जाते हैं, 6 के ऊपर अपन आते हैं, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा नेशनलाइजेशन ये वर्ड। देखो जहाँ पे इंडिया में ड्रास्टिकली चेंजेस आ रहे थे एग्रीकल्चरल पॉलिसीज, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया एक्स्ट्रा स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट मतलब हार्श एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लगाए ट्रेड और इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के ऊपर, और इन्होंने क्या कर दिया, वेव लॉन्च्ड वेव ऑफ नेशनलाइजेशन, मतलब हर चीज सरकार खुद करने लगा था, अपने कंट्रोल में लेने लगा था, है ना। ये पॉइंट यहाँ पे है। नेक्स्ट, डायमंड वाटर कॉन्ट्रोवर्सी एक्सप्लेन किया है, दैट इज ये अगेन आपका वैल्यू ऑफ यूज, वैल्यू ऑफ एक्सचेंज, है ना, डायमंड वाटर पैराडॉक्स अपन जिसको बोलते हैं। चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, जहाँ पे एमयू के बारे में अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ना। वैल्यू ऑफ यूज मतलब क्या, आपका एमयू होता है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्लीकेशन ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ द प्राइस सीलिंग बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, मतलब अगर आप प्राइस सीलिंग को इक्विलिब्रियम प्राइस के बिलो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपको पूछा है। चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 2 का सवाल है कि अगर आपकी जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस के भी नीचे है, मतलब सर मार्केट के अंदर लोग सप्लाई करेंगे क्या, नहीं करेंगे, है ना। फिर इससे क्या हो जाएगा, इससे अलोकेशन ऑफ लिमिटेड सप्लाईज हो जाएगा लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को, मतलब कम चीजें हैं, ज्यादा लोगों को आपको देनी पड़ेगी, डिमांड ज्यादा हो जाएगी, सप्लाई कम हो गया। सर इसकी वजह से क्या ब्लैक मार्केटिंग भी चालू हो सकती है, यस बिल्कुल भी हो सकती है। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, सब चीजें पॉसिबल है अगर आपका जो भी प्राइस सीलिंग है वो इक्विलिब्रियम प्राइस के बिलो है तो, ठीक है। यस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 90, इन द केनीशियंस क्रॉस डायग्राम द पॉइंट एट विच द एग्रीगेट डिमांड फंक्शंस क्रॉसेस द 45 डिग्री लाइन, है ना। देखो अभी ये कैसा होता है, ये ऐसा ग्राफ है ना, ये आपका एग्रीगेट डिमांड जा रहा है और ये आपका एग्रीगेट सप्लाई होता है, तो ये जो 45 डिग्री वाला लाइन है ना, ये लाइन को जब आपका क्रॉस करके एग्रीगेट डिमांड आगे जा रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं, ऐसा इन्होंने यहाँ पे पूछा है। सो दिस नोन एज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम विच मे और मे नॉट बी द फुल लेवल ऑफ इनकम, ऐसा अपन बोल सकते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका पॉइंट बनता है ना। ये जो पॉइंट है दैट इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, है ना। यस। ओपन मार्केट ऑपरेशन, सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस बने, फटाफट अपने को सॉल्व करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को नीचे कमेंट भी करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो, बेल आइकॉन दबाओ, क्योंकि आने वाले एमटीपीएस का नोटिफिकेशन आपको मिलना जरूरी है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करो जिससे उनका भी फायदा हो जाए, और बाकी एमटीपीएस अगर आपने नहीं देखे तो वो भी जल्दी से जाके देख लो, ठीक है। यस। ओपन मार्केट ऑपरेशन सिंपल क्या बताते हैं, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई, है ना। चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 3 का सवाल है, पेज नंबर 8.48 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, है ना। सर शटडाउन पॉइंट किसको बोला जाएगा, है ना, इंपॉर्टेंटली ध्यान दो। देखो चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, पेज नंबर 4.13 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा कि प्राइस अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के उतना ही है ना, तो क्या अपने शटडाउन पॉइंट होता है क्या, यस बिल्कुल भी होता है। टोटल रेवेन्यू अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट के उतना है तो क्या शटडाउन पॉइंट होगा क्या, यस बिल्कुल भी होगा। और अगर टोटल लॉस आपके फर्म के इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाता है तो क्या शटडाउन पॉइंट होगा क्या, यस बिल्कुल भी होगा। देखो टोटल लॉस अगर टोटल फिक्स कॉस्ट के उतने हैं, इसका मतलब आपका जो रेवेन्यू है वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, वेरिएबल कॉस्ट को ही फुलफिल कर पा रहा है, बाकी किसी को फुलफिल कर पा रहा है क्या, नहीं। तो इन सभी सिचुएशंस को 4.13 के ऊपर अपन देखते हैं, है ना, जहां पे अपना प्रिंसिपल नंबर 1 बोलता है अ फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल इफ इट्स वेरिएबल कॉस्ट आर नॉट मीट, अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट ही मीट नहीं कर पा रहा है तो आपने प्रोडक्शन करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए, है ना। दैट इज इसको लिए अपन इसको क्या बोलते हैं, शट डाउन पॉइंट बोलते हैं, ओके। यस, शट डाउन पॉइंट अपना यहाँ पे अपन ने कवर किया था, है ना। चलो, सो ऑल ऑफ द अबव आर योर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, इफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब कमोडिटी क्या है, चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 का सवाल है ना। दैट इज पेज नंबर 2.40 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, है ना। पेज नंबर 2.40 पे आते हैं, देखो क्या बोला है, इफ द इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब सच गुड्स आर कॉल्ड एज लग्जरियस गुड्स, इसको क्या बोले अपन, लग्जरी गुड्स बोलने वाले है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है ना। व्हाट कैन बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर सबसे कम से कम क्या होगा, बिल्कुल भी 1 होने वाला है, सबसे कम 1 हो सकता है, उससे कम होना पॉसिबल है क्या, नहीं। मतलब अगर मैंने इकोनॉमी के अंदर 100 रुपीज अगर इंजेक्ट किए है तो आगे जाके उसका 100 का तो इन्वेस्टमेंट बनना ही है, उससे कम होता है क्या, नहीं होता, ठीक है। यस। क्वेश्चन नंबर 95, विच वन इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड किया जाएगा, देखो ट्रांसफर अर्निंग्स बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं होगी, ब्लैक मनी इंक्लूड नहीं होगा, सेल प्रोसीड्स ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स, देखो बॉन्ड्स या शेयर्स बेच के स्पेकुलेटिव जो चीज़ है जिसमें अपन कैपिटल गेन करते हैं ना, स्पेकुलेटिव गेन करते हैं, उसको बेच के जो सेल प्रोसीड्स होते हैं वो भी नेशनल इनकम में आते हैं क्या, नहीं आते। सो नन ऑफ द अबव इज इंक्लूडेड इन योर नेशनल इनकम, चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1 का ये सवाल है ना। नेक्स्ट, स्टेबलाइजेशन फंक्शन इज कंसर्न विद द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीगेट इकोनॉमी इन द टर्म ऑफ, चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, पेज नंबर 7.10 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलने वाला है
है ना, कि आपका जो स्टेबलाइजेशन फंक्शन है वो कंसर्न किससे होता है, लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड कैपिटल यूटिलाइजेशन, ओवरऑल आउटपुट एंड इनकम, जनरल प्राइस लेवल, बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो क्या क्या बोला है, ओवरऑल आउटपुट एंड इनकम यस, जनरल प्राइस लेवल यस, बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट यस, तो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट, अगर समझो प्राइस ऑफ ऑरेंज जो है वो फॉल हो जाती है टू द गुड क्रॉप फ्रॉम 20 पर डजन टू 10 पर डजन, मतलब अच्छा क्रॉप आ गया, बहुत ज़्यादा सप्लाई हो चुका है, 20 रुपये पर डजन से 10 रुपये पर डजन क्या हो चुका है, आपका ऑरेंज का प्राइस हो चुका है। हाउस होल्ड्स दैट वाज परचेसिंग 3 डजन ऑरेंजेस मे नाउ अफोर्ड टू परचेज द 6 डजन, मतलब जो पहले 3 डजन खरीद रहा था अभी वो कितना खरीदेगा, 6 डजन। देखो 20 रुपीज़ के प्राइस में उसने अगर 3 डजन खरीदा था तो प्राइस कितना हो गया 60, यानी कि टोटल उसने 60 रुपये खर्चा किया होगा, और अगर 10 रुपये की प्राइस में वो 6 खरीद रहा है मतलब कितना खर्चा कर रहा है, 60 रुपये खर्चा कर रहा है। अभी इस इफेक्ट को अपन क्या बोलेंगे, इस इफेक्ट को बोलते हैं अपन इनकम इफेक्ट, है ना, और इनकम इफेक्ट का मेन कैटेगरी होता है दैट इज योर प्राइस इफेक्ट। तो बोथ ए एंड बी आपका बिल्कुल भी, ए एंड सी आपका बिल्कुल भी सही है। सर ये कहां बोला है, पेज नंबर 2.15 के ऊपर आ जाओ तो वहां पे आपको ये दिखाई देगा, है ना, दैट इज योर इनकम इफेक्ट, जहां पे कमोडिटी की प्राइसेस कम हो जाने की वजह से आप क्या करते हो, ज्यादा क्वांटिटी खरीदने लगते हो, है ना, डिपेंडिंग ऑन आपका इनकम जो है उसी इनकम के अंदर, है ना, तो प्राइस इफेक्ट का ये पार्ट है। ओके, सो आपका बोथ ए एंड सी बिल्कुल भी सही बन जाता है ना। नेक्स्ट, रिटर्न्स टू फैक्टर रिफर्स टू द इफेक्ट ऑन द टोटल आउटपुट चेंजेस इन। अभी रिटर्न्स टू फैक्टर मतलब अगेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 का सवाल है कि एक फैक्टर बदलने से आपका कितना आउटपुट बदलता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, रिटर्न्स टू फैक्टर बोलते हैं। रिटर्न्स टू फैक्टर्स नहीं बोला है, फैक्टर बोला है, सिंगुलर है इसके लिए एक, ठीक है, यस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, यार ये सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44 था इसी एमटीपी का, तो वहां पे अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर बनता है ना, अलग थोड़ी बनेगा भाई, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, द फर्म कैन अटेन इट्स इक्विलिब्रियम इन डैश लेवल ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 का सवाल है कि कौन से स्टेज के अंदर आपका जो है इक्विलिब्रियम अटेन होने वाला है। 3.25 के ऊपर इसका ग्राफ है, वहां पे अपन चलते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इक्विलिब्रियम लेवल कब आता है। देखो इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब आपका टोटल प्रोडक्ट जो है बिल्कुल भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और आपका मार्जिनल प्रोडक्ट बिल्कुल भी क्या होता है, जीरो होता है, राइट। तो इस सिचुएशन पे आपका क्या होगा सर, इक्विलिब्रियम आने वाला है, दैट इज योर स्टेज 2। स्टेज 2 के अंदर क्या होता है, आपका इक्विलिब्रियम आ जाता है, जहां पे आपका टोटल प्रोडक्ट कंटिन्यूज टू इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट अंटिल इट रीचेस द मैक्सिमम पॉइंट, वहां पे आपका क्या होता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है ना। इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर एमटीबी नंबर 4 जो है बिल्कुल भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और ऐसे ही एमटीबीज के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और ढेर सारा आपका प्यार मिलने दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बहुत ही जल्दी मैं एमटीबी नंबर 5 भी आपके लिए क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। फटाफट अपने को एग्जाम के पहले टारगेट रखते हैं कि 10 से 12 तारीख के पहले अपन सारे ही एमटीबीज क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। यस, मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।